अब हमारे पास दो ऐसे जंतु बैठे हैं भाई साहब, जिसकी उम्र कुल 8 साल है, और एक ऐसा बैठा है जिसकी 8 ही बची हैं। तो अब है क्या कि इसके लिए तो 92 पड़ी हैं कविता पढ़ने को, अब जिसकी 8 ही बची हैं, हम सोचते हैं कि उसको पहले धकेल लिया जाए। अच्छा, आदमी खतरनाक है, वो जितना खतरनाक है उससे ज़्यादा खतरनाक संतानें हैं। चच्चा सुनना, मैं एक दिन गया बाबू भैया घर, और जैसे ही पहुंचा तो मैंने एक बालक से पूछा, हमने कहा बेटा पिताजी कहाँ हैं? बोला कौन से वाले? अब भाई साहब हम रट्टे में कि पिताजी कौन से वाले का क्या मतलब है? मैंने कहा बेटा कितने पिताजी हैं? कि सर 5। मैंने कहा वो तेरे 5? बोला चच्चा गिनती कराऊंगा तो तुम्हारे 6 निकलेंगे। अब देखो जो बात बता रहा हूँ बाबू भैया के लल्ला की ठीक ठीक लगे तो ताली बजा के उसे आशीर्वाद देना, और बुरी लगे तो ईंटें मारना इन्हें, क्योंकि जिम्मेदार जे ही बाकी जन्म के लिए। मैंने पूछा लल्ला बताइए? बोला देखो वो परम पिता परमात्मा सबका बाप है। मैंने कहा यार है। बोले तुम्हारे अपने पिताजी तुम्हारे बाप हैं? हमने की लल्ला हैं। तीसरा सवाल, पत्नी के पिताजी से क्या कहते हो? मैंने कहा बेटा पिताजी ही कहते हैं। तो बोले कितने हो गए? हमने कहा 3 हो गए। अगला सवाल उसने जमा मजेदार किया, बोले चच्चा हमने की हाँ, और वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी? देखो ठोक लिया करो, मजा आ जाए तो। और अगले पे तो कमाल कर दिया, बोले चच्चा कितने हो गए? हमने कि 4 के। बोले 5वां बताऊं? हमने कि बता। कि गैया अगर माँ है तो साढ़ कौन हुआ? मैंने कहा लल्ला जे 5 तो तेरे, तू छठवां कौन सा बता रहा था सो बता। बोले चच्चा छठवां जे है कि जब अटक जाए तो गधे से भी पिताजी कहनी पड़ती। अभी खत्म कहाँ हुई है, तब तक बाबूलाल डींगिया निकले आए, किसी ने कितने पाप बता दिए? मैंने कही 6। बोले एक और है। उन्होंने कहा वो कौन से हैं? बोले भारत माता और गंगा माता का तो पता मिल गया है, पिताजी आज तक नहीं मिले। अच्छा लगा तो ताली बजाओ, चच्चा को बुलाओ। आए आदरणीय बाबूलाल डींगिया जी। परम बस 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 बच्चों। आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, हाँ, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ के उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये पैदावार बढ़ाई, और डबल धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि इस पैदावारी में किसी का सहारा भी नहीं लिया होगा। मैं आज का कवि हूँ। बेटा एक मिनट चुप रहे हो, अब सुनने दो। अब सुनो, अच्छी लगे ना ताली बजाना, नहीं शांत सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। बाल को हंगामा काटोगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे। अब की बार पक्की बात बता रहा हूँ, और इधर से निकालूंगा मंच की तरफ से। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ साहब, मैं आज का कवि हूँ, राजस्थान से मंगाया गया हूँ, ये सब बुलाए गए हैं। वाह, अच्छा। और चच्चा को कोई बस नहीं बैठालती है, मालगाड़ी से लाए गए हैं? पर मैं बिल्कुल शांत बैठा था। इस उम्र पे शांत ही बैठा जाता है। भाई सतीश जी ने मुझे उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जिसने मुझको उठाया उसे तू उठा। वाह, ये बात मैंने कही थी कि जो राजस्थान से आया हूँ, आपको एक बात बता दूँ, राजस्थान में हमेशा सूरवीर जो पैदा हुए हैं, और जो सूरवीर होते हैं वो रण में सबसे पहले आते हैं। कायर तो सब मेरे भैया पीछे को रह जाते हैं। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ, 8वीं पास कवि हूँ। ये सब पढ़े लिखे विद्वान हैं सब।
सब पढ़े लिखे विद्वान हैं साहब। इन्हें पढ़ लिख के कोई तीर तो मार नहीं लियो कर कपता रहे बाद में 8 ही पास कर रहा हूं। पर एक बात कह रहा हूं साहब, कम पढ़ा लिखा हूं, कोई अल्फाज ऐसे मेरे मुख से निकल जाए तो आप मुझे माफ कर देना। माफ के अलावा मेरे करोगे क्या आप? माफ के अलावा मेरा करोगे क्या साहब? नहीं कर तो सकते हैं, या कस्बा को नाम है माट, ऊधम मचाओगे तो तोड़ देंगे गांठ। और सतीश जी ने मेरे बारे में कहा था, मैं आपका आदेश हो एक बार बजाओ ताली में इसकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि इसकी कितनी बड़ी औकात है घर में, मैं बताता हूं। देखिए साहब, हम कवियों का आना जाना होता है साहब। एक बार मैं इनके घर पहुंच गया, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध चल रहा है। नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूं जो मेरे घर गए थे, लेकिन रक्षाबंधन पे गए थे। अब बताओ। चलो ठीक है, इनकी बात को बड़ी करो। रक्षाबंधन के ऊपर गया था, इनकी दरबारी ने कहा भाई साहब राखी बंधा दो, लेकिन उसमें एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था साहब। जब मैं रक्षाबंधन पे इनके यहाँ गया तब मुझे पता नहीं था कि इनके घर में गृह युद्ध चल रहा है। इनकी धर्मपत्नी 1 सप्ताह से इनसे बात नहीं कर रही। जैसे ही मैं इनके यहाँ पहुँचा तो इन्होंने कहा आज मेरी डीगिया के सामने इज्जत कैसी रहे। घरबारी बोलते नहीं है, मुझको इन्होंने सम्मान दिया, बैठाया और घरबारी को आवाज़ लगाई, अरे बोल जरा बाबूलाल डीगी आए हैं, पानी लाना। घरवाली गुस्से में ही बोली, बोल वो रखो पानी घड़ा में। कभी तो साहब बड़ी बुद्धि से काम लिया, अरे बोल घड़ा कहाँ है? घरवाली बोली रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है? के घर में। अरे बोल घर कहाँ है? के गांव में। अरे बोल गांव कहाँ है? के पंचायत में। बोल पंचायत कहाँ है? के तहसील में। बोल तहसील कहाँ है? के जिले में। अरे बोल जिला कहाँ है? के प्रांत में। बोल प्रांत कहाँ है? के भारत में। और भारत कहाँ है? के बोल एशिया में। बोल एशिया कहाँ है? के संसार में। अरे बोल संसार कहाँ है? के पानी में। बोल पानी कहाँ है? के बूढ़े के घड़ा में लादर पेबाद है। ये आकी औकात है साहब जो है। नहीं, इस पे तो चचा ने सच बोला है। कौन ऐसा है जग में जो गुनहगार नहीं, और जिसने घरवारी के हाथों खाई मार नहीं। और फर्क इतना है मित्र, तेरे मेरे पिटने में हमने स्वीकार कर लिया, इन्हें स्वीकार नहीं। लीजिए साहब, आपको सच बता रहा हूँ, सच के अलावा सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे पिताजी ने मेरे से कहा बेटा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ कब सम्मेलन में। बोल ठीक है बेटा चले जाना, पर माँ 2 आदमियों से कुछ मत कहना। चले जाना लेकिन माँ 2 आदमियों से कुछ मत कहना। मैंने कहा पिताजी वे 2 आदमी कौन जिनसे मैं कुछ ना कहूँ? बोल बेटा ठीक, एक तो तेरे दाहिने हाथ की तरफ बैठे हों उनसे कुछ मत कहना, ठीक है, और ठीक एक तेरे पीछे हों उनसे भी कुछ मत कहना। मैंने कहा पिताजी मैं समझ नहीं पाया, इसलिए तो मैं दाहिने हाथ की तरफ बैठने वाले से ना कहूँ और पीछे बैठने वाले से ना कहूँ। तो मेरे पिता ने कहा बेटा जो पीछे हमेशा होते हैं वो हमेशा कायर के समान होते हैं, इसलिए उनसे भी कुछ बहना बेकार है। हाँ हाँ। और मैंने कहा पिताजी दाहिने हाथ की तरफ, बोल दाहिने हाथ की तरफ हमेशा घरवारी बैठती है, इसलिए घरवारी के समान है, इनसे भी कुछ कहना ही बेकार है। दरअसल सामान्य ज्ञान कमजोर है इस प्राणी का। किसी विद्वान से पूछो, पत्नियां हमेशा बाईं ओर ही बैठती हैं, दाईं ओर तो बहादुर लोग होते हैं, उनसे उलझना नहीं चाहिए। लीजिए साहब, ये विद्वान कैसे हुए वो बता रहा हूं मैं साहब। ये विद्वान कैसे हुए कि मेरा और इनका सौभाग्य था, एक कॉल लेटर नौकरी हेतु आया। हम दिल्ली दोनों इंटरव्यू देने गए थे। जब इंटरव्यू देने गए थे तो बहुत होशियार थे साहब। वहाँ आवाज़ लगी, बोल बाबूलाल डी गया। मैंने कहा सर मैं हूँ। बोल अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। भाई साहब मैं इंटरव्यू देने गया, अधिकारी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा। बोले भाई साहब भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का नाम? मैंने कहा साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों हलचल रही। बोले ये पृथ्वी कैसी है? मैंने कहा सर गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बोले भारत आजाद कब हुआ? मैंने कहा सर 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। बोल ठीक है आप बाहर जाओ। भाई साहब मैं बाहर आया, सतीश जी जन कब से मुझे देख रहे थे और आकर मेरे से बोले, अरे बोले यार डिगिया जी बता बता क्या बोला, क्या पूछा, क्या नहीं पूछा। भाई साहब मैं जल्दी जल्दी में तीनों का इनको उत्तर होता गया। मैं पहले का पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे का पृथ्वी गोल है, चपटी है, खोज जारी है, और तीसरे का 1857 से प्रयास किए गए और 1947 में सफलता मिली।
तो आवाज़ लगी, बोले भाई सतीश जी, ये बोले सर, बोले अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। अब इसको ये अंदाज नहीं कि अधिकारी का तो जाने कब मुंह फट जाए, उसने प्रश्न ही बदल दिए। अधिकारी जी ने वो प्रश्न बदल दिए, इनसे पूछी आपका क्या नाम है, ये बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे बोल तेरी बुद्धि कैसी है, बोल गोल है, चपटी है, खोज जारी है। शाबाश। अरे बोल तुम पैदा कब हुए, बोला 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। बोल भैरू बाबा की। लीजिए साहब कि मैं 8वीं पास कभी था, मेरे बाप मुझे स्कूल में भर्ती कराने ले गए, एक प्रश्न का जवाब मुझ पर नहीं लगाया, तो गुरुजी ने कहा बोल तू मुर्गा बन जा। भाई साहब मैं बड़े सोच में पड़ा, मैं आदमी और गुरुजी मुझे मुर्गा बना रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि आदमी मुर्गा बनते हैं। मैं नगाह चुकाकर वहाँ से भाजा और अपने घर पहुँचा। पापा ने कहा बेटा क्यों आ गया स्कूल, बोले गुरुजी तो आदमियों को मुर्गा बना रहे हैं, इसलिए पापा जी मैं आ गया। बोल चल मैं चलता हूँ। वहाँ पहुँचा, वहाँ जा कर के मैंने कहा ये गुरुजी थे जो मुझे मुर्गा बना रहे थे। तो उन्होंने कहा मर्द साहब मेहरबानी करके आप इन्हें मुर्गा मत बनाओ, ये सब्जेक्ट मत पूछो, कोई दूसरा विषय चुनो। तो उन्होंने दूसरा विषय चुना। बोल बता बेटा तेरे एक हाथ में 5 लड्डू। बोल गुरुजी मेरे हाथ में तो कुछ ही ना है। अरे क्या मान ले भाई 5 लड्डू। अरे बोल कैसे मान लूँ, है ही ना है। अरे बोल तेरे बाप को कहा जाए मान ले 5 लड्डू। बोल ठीक है साहब। और बोल दूसरे हाथ में भी 5 लड्डू। बोल गुरुजी नहीं है। अरे तो मान ले तेरे बाप को कहा जा रहा। बोल ठीक है मान ले। तो 5 तेरे इस हाथ में और 5 इसमें, बता कितने लड्डू हो गए। मैं बोले 14। अबे बोले 14 क्यों होते, मैं तेरे बाप को कहा जाए मान ले, जो तेरे बाप को कहा जाए तू मेरी मान। लीजिए साहब अपनी औकात के। सुबह सुबह जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। कब सम्मेलन में, ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। वो मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवारी बोली शाम कोई दरिया तो है और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों, बोल रहा था मैं कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता है इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब मैं वायर बस अड्डे पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या। ड्राइवर बोले आजा बाबा मेरे पहिया के नीचे तू आज स्वर्ग पहुँचा दूँ। मैंने भाई साहब ड्राइवर से कहा मैं ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे कहाँ है इसके 64 दांत, क्यों झूठ बोलता है। मैंने कहा मुझे पता है बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 भाग। भाई साहब मैं बस में चढ़ा, मुझे सतीश जी उसी बस में मिल गए। मैंने कहा सतीश जी मैं पैर से विकलांग हूँ, हमें बैठ जान दे। मेरे से बोल रही आप पीछे जा यार। भाई साहब आगे जा पीछे जा। 15 मिनट हो गई पर किसी ने बैठने को सीट नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे से देख रहा और बोला बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 5 किलोमीटर बाद रुकी। कारो पेंट, कारे चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब 1 मिनट बस में खड़ी हुई और सतीश जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी, लो मैं सरकता हूँ बैठ जाओ। बोल नहीं नहीं आप परेशान मत हो, मैं तो खड़ी रहूँगी। भाई साहब वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। शाबाश। देखो साहब हंसने की बात नहीं है, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल होता है। क्या मुकद्दर पाया है, मुकद्दर का खेल है। भाई साहब 10 किलोमीटर के बाद बस मैं एक सवारी उतरी, सीट खाली हुई, मैं उस सीट पर जाकर के बैठ गया। बैठना चाहता, मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था। उस पर एक औरत बैठी थी, बच्चा उसकी गोदी में था और मेरे से बोली बोल बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोलते हो आप पढ़े हो, मैंने कहा हाँ पढ़ा। कितना पढ़े हो, मैंने कहा 8वीं पास किया है। बोल देख वो क्या लिख रहा है, तो साहब खिड़की की बगल में लिखा हुआ था बस में बीड़ी पीना मना है। मैंने कहा बेटी इसमें तो ये लिख रहा है बीड़ी पीना मना है, तो फिर आप बीड़ी पी रहे हो। भाई साहब मैंने उस बीड़ी को फेंक दिया। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो बच्चा रोने लगा और वो अपने बच्चे को आंचल दूध पिलाने लगी। तो मैंने कहा बेटी तू पढ़ी है क्या। हाँ बाबा मैंने तो एमए किया है। मैंने कहा देख खिड़की के बगल में क्या लिख रहा है, चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले। हमारी यहाँ भुसावल तहसील पड़ती है साहब, वहाँ आए
वहाँ एक भिखारी आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। अरे मैं कम चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। नहीं, इनकी औकात वास्तव में दूर भाई साहब मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी हैसियत ऐसी है। सतीश जी मेरे पास बैठे थे, मैंने तुरंत इनकी तरफ हाथ कर दिया, मैं भाई साहब इनसे ले ले। हाँ। तो भाई साहब भिखारी ने सतीश को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोले ये खुदा ही भिखारी तो लग रहा है, हमको कहा देखो। ओ भाई साहब भरतपुर बस अड्डे पे आया, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपये दे दो। अरे मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। अरे मैं कम चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मेरे से मांगता तो 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के बोला बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊँगा, 5 रुपये की मेरी प्रेमिका तो पिएगी। अरे मैंने कहा तो भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनी हूँ नहीं, मैं महलन में रह रहा हूँ तेरी तरह। और भाई साहब जब मैं आपके मथुरा में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल अंकल। मैंने बोल बेटा क्या बात है? बोल पीछे से 2 आंटी आवाज़ लगा रही हैं। भाई साहब पीछे मुड़ के देखा तो 2 औरतें दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बाबा। मैं कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा। अब आप सोचो साहब हम बुजुर्गों का कोई फ़ोटो मांगे। अरे मैंने कहा तो आप मेरा फ़ोटो ले जा करके क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, उन बच्चों को बताएंगे। बोल बेटा रो मतो नहीं हवा। और भाई साहब जब मैं आपकी स्मार्ट में आया तो मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। और डॉक्टर साहब मेरे से बोले बोल भाई साहब कहाँ के हो? मैंने राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कब सम्मेलन में? बोला आप कभी हो? मैंने के यहाँ। बोला आप कैसे कभी हो? आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर। आप में खून नहीं है, खून चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊंगा? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था और इंटर किया तो मध्यम रह गया। हाँ। और ज्यादा ते घरवारी आई है डॉक्टर साहब, वादन ते लो ही लो चल रहा। फिर भी डॉक्टर साहब ने साहब सिरंज लगाई, मेरे लगाई, उसको खून नहीं मिला। मैंने सिरंज को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल देते हैं। जय हो। मैं निवेदन कर रहा हूँ साहब कोई भी या डॉक्टर हो तो ये रचना उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों की नहीं। और वैसे ऐसे कहते हैं कि चोट चोट सब मुँह से रे भाई, पर मैं तो एक राजस्थान के डॉक्टरों की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाना पैर कटना था और डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। जो मरीज मुझे साक्षात टूंडला में मिला था कि साहब वो मैं मरीज हूँ। 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना और अगर पसंद ना आए तो सतीश जी से कहना कि यार किसको खड़ा कर दिया। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ गिरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज? मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं? लीजिए साहब, एक थोड़ी माता बहन है, एक छोटा सा पढ़ रहा हूँ कि परसों के रोज मेरे एक मित्र का कार्ड आया। उसकी बेटी की शादी, उसमें मुझको बुलवाया। लिखा भैया आना और आपके बस की कुछ ना हो तो केवल कन्यादान कर जाना। मैं 5 बर्तनों का सेट 11 रुपया नेट लेकर रवाना हुआ। वहाँ देखता हूँ बहन बेटियों का तांता, कोई आता कोई जाता।
एक कमरे में बबीता और उसकी सहेली पास में बैठी थी, दुल्हन नई नवेली, उसी कमरे में मुझे बैठा दिया। हाँ। तो एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई, और पराई का नाम सुन के सरोज रो गई। तो देख ये हाल, और वो दुल्हन बोली तत्काल, अरे बोल बावरी तू क्यों रो रही है, मैं कोई हमेशा को नहीं जा रही हूँ, आज सुहागरात कल तल्लाक परसों यहीं आ रही हूँ, आज सुहागरात कल तल्लाक परसों यहीं आ रही। एक कदम और आगे चलता हूँ। मैंने जिक्र कर रहा था कि एक वो है जिसकी 8 ही साल अभी हुई हैं, एक वो है जिसकी 8 ही बची हैं। मैं आपको बताऊं, बाबूलाल जी डेंगिया का चर्चा चल रहा था। एक बार अखबार में छपा कि 5 बच्चे वाले आदमी को इनाम दिया जाएगा। तो डेंगिया दादा की पत्नी ने उनको गरियाया कि अगर तुमने परिश्रम किया होता तो जो घर में 2 बच्चे हैं ना, 3 बच्चे हैं ना, अगर 5 होते तो आपको सरकारी इनाम मिलता, आवास मिलता, दौलत मिलती। बाबूलाल बोले तो तू परेशान क्यों हो रही है, इनाम मिलेगा। बोले मिलेगा कैसे? बोले जो पड़ोसन के 2 और हैं वो भी तो अपने ही हैं। बोले हैं तो क्या मिल जाएंगे क्या, अभी लाता हूँ, अब आनंद लेना। बाबूलाल गए, लौट के वास्तव में 2 बच्चे लाए और आंगन में नाचने लगे। पत्नी ने पूछी क्यों नाच रहे? बोले इसलिए कि 5 हो गए, इनाम मिलेगा। पत्नी बोली 5 नहीं हुए, अब ये 2 ही रह गए। बोले क्यों? 3 तो सतीश में दुबके थे, सो ले गया। आवाज दे रहा हूं उसी व्यंग शैली के लाडले बच्चे को, वो 7 गुने प्यार का हकदार है। उसकी एक पंक्ति भी आपकी मान्यताओं से स्लिप ना हो जाए। अच्छा नहीं लगे तो भी हौसला दीजिए। मैं बहुत प्यार से आमंत्रित करता हूँ वीर प्रस्तुत। आदरणीय मंच पर जो कवि विराजे उनको सादा नमन, और यहाँ पर जो भगवान समान श्रोतागण विराजे उनको भी सादा नमन। शाबाश। 2022 के पापा क्या करते हैं, उनके लिए 2 लाइनें। हाँ। आजकल के पापा भी गजब ढार है। जय हो। आजकल के पापा भी गजब ढार है, मम्मी के मायके जाने पे खुशियां मना रहे। मम्मी के मायके जाने पे खुशियां मना रहे, मम्मी को डायन पड़ोसन को डाल लेंगे। बोल भैरू बाबा। मम्मी को डायन पड़ोसन को डालने बुला रहे, और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। बाथरूम में बैठ के मोबाइल चला रहे, और बच्चों की फीस बनने को पैसा नहीं, दोस्तों को बियर पिला रहे। और मम्मी को हान नहीं, अरे मम्मी को हान नहीं, ऑफिस वाली को कार दिला रहे। और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। करोड़ों कमाता हूँ महीने में, करोड़ों कमाता हूँ महीने में, ऐसा फेसबुक पे दूसरी औरतों को बता रहे। और मम्मी का खर्च चलता नहीं, अरे मम्मी का खर्च चलता नहीं, पापा पड़ोसन पटा रहे। और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे, पड़ोस में मार खा रही। ये आपकी कहानी बता रहा है कि ये चचा इस बच्चा को इसलिए माला पहना रहे कि ये भी अपनी जिंदगी वैसे ही बिता रहे। पड़ोस में मार खा रहे, आ रहा है इनका प्यार करने का नतीजा। और दादा बनने की उम्र में सोच रहे कोई बना ले अपना जीजा। सामने वाली आंटी तो माँ जैसी है, और बगल वाली आंटी तो माँ जैसी है, ऐसा हमको सिखा रहे और अपनी जुगाड़ लगा रहे। और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे, ठोको दादा तारे। ये तो हो गई पापा के सम्मान में। हाँ हाँ।
यहाँ पे मम्मी बैठी हैं, अब मम्मी खड़ी हैं, उनके सम्मान में भी। हाँ हाँ आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही, जा रही। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। उम्र हो गई 47 की, 27 बता रहे। उम्र हो गई 47 की, 27 बता रहे। बाल सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए सो मेहंदी लगा रहे। बाल सफेद हो गए सो मेहंदी लगा रहे। रोज रोज तो भी ब्यूटी पार्लर जा रहे। और आजकल की मम्मी भी गजब ढा रहे। सेल्फी सेल्फी डाल डाल के, सेल्फी डाल डाल के सोशल मीडिया पे खूब छा रही। घर में बैठ के आटा से जाना तो भी डाटा खा रहे। घर में बैठ के आटा से जाना तो भी डाटा खा रहे। और आजकल की मम्मी भी गजब ढा रहे। पापा की सैलरी भी मेकअप में उड़ा रहे। जय हो। पापा की सैलरी मेकअप में उड़ा रही। सर दर्द के बहाने पापा से पाँव दबा रहे। सर दर्द के बहाने पापा से पाँव दबा रहे। और आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। ठोको दद्दा तारी। ये तो हो गई मम्मी के सम्मान में। हाँ हाँ जो लड़कियां देश विदेशों महानगरों में पढ़ के आती हैं, हाँ, जब उनकी शादी गांव कस्बे में हो जाती है तो उनके अनपढ़ देवर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारी तरह? बुंदेलखंड में भाभी को भोजी कहा जाता है। यूं कहते हैं। ठीक है, पढ़ो। पूना बेंगलोर पढ़े आई भोजी, पूना बेंगलोर पढ़े आई भोजी। नींबूगा खोबी आम बता रहे। ओ हाईटेक हो गई अब भोजी, सुबह सुबह खुद शाम बता रहे। छोड़ पुरानी धोती साड़ी, छोड़ पुरानी धोती साड़ी, फटे चिथे जींसन में आ रहे। जी भोजी को मुँह नहीं देखो, जी भोजी को मुँह नहीं देखो। अब सब भी खुलेआम दिखा रहे। और हाईटेक हो गई भोजी, सुबह सुबह खुद शाम बता रहे। जी को ऑफलाइन नहीं देखो, जी को ऑफलाइन नहीं देखो, मोबाइल पे ऑनलाइन दिखा रहे। और जेठ ससुर की इज्जत छोड़ो, जेठ ससुर की इज्जत छोड़ो, इनको आशा राम बता रहे। और हाईटेक हो गई भोजी, सुबह सुबह खुद शाम बता रहे। रोज सवेरे जिम भी जा रहे, रोज सवेरे जिम भी जा रहे, कर रहे डाइटिंग, कम भी खा रहे। है नैया भी मूंगफली सी, जय हो। है नैया भी मूंगफली सी, खुद को भी बादाम बता रहे। और हाईटेक हो गई भोजी, सुबह सुबह खुद शाम बता रहे। बहुत अच्छे बालक। एक और है, तुलसी जैसी होती भोजी, तुलसी जैसी होती भोजी। अब तो ऐसी कहाँ दिखा रही। रोज रात में डिनर के संगे, रोज रात में डिनर के संगे हल्को हल्को जाम लगा रहे। और हाईटेक हो गई भोजी, सुबह सुबह खुद शाम बता रहे। पूना बेंगलोर पढ़े आई भोजी, नींबूगा खोबे आम बता रहे। बहुत अच्छे। ये तो भाभियों के सम्मान में है। ये कोरोना काल के घर का दृश्य है, जिसमें मम्मी है, पापा है और घर का बड़ा भाई है। और थोड़ी राजनीति है, आप इसको ध्यान से सुने। पापा कांग्रेसी, मम्मी भाजपाई। पापा कांग्रेसी, मम्मी भाजपाई। चाय जब मुंह लगाते नहीं की लड़ाई। कोरोना काल में तो
ऐसी ठनी, कोरोना काल में तो ऐसी ठनी कि पूरे लॉकडाउन रोटी तक नहीं बनी। पापा बोले ना हमें बर्तन मांजने ना झाड़ू लगाऊने। पापा बोले ना हमें बर्तन मांजने ना झाड़ू लगाऊने। मम्मी बोली तो मैं सुख से रोटी तक नहीं खा पाऊने। ना 2022 के चुनाव में कौन दिखाऊने। पापा बोले काय खुलगी कोरोना काल में ऊपर वालों सब देख रहो। मम्मी बोली हमारे कमल से नहीं तुम्हारे हाथन से कोरोना फैल रहा। बहुत अच्छे। मम्मी बोली हमारे कमल से नहीं तुम्हारे हाथन से कोरोना फैल रहा। पापा बोले इन्हीं हाथन ने देश को 70 साल तक चला दो। पापा बोले इन्हीं हाथन ने देश को 70 साल तक चला दो और तुमने तो 7 ही साल में आत्मनिर्भर बना दो। तुमने तो 7 ही साल में आत्मनिर्भर बना दो। मम्मी बोली जिनगा कांग्रेस के गीत, जिनगा कांग्रेस के गीत, कांग्रेस नहीं भाई कांग्रेसन के मीत। जा बात पापा को खल गई ऊपर से नीचे तक निकल गई। पापा बोले भगवान को एक ना एक दिन कोरोना की वैक्सीन बनाऊने। पापा बोले भगवान को एक ना एक दिन कोरोना की वैक्सीन बनाऊने। इन मम्मी ओ भाजपा की वैक्सीन कब आऊने आऊने। ओ घर को बड़ो भैया सफाई, घर को बड़ो भैया सफाई, उनने भी कसम खाई कि हमें बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊने। सो मम्मी बोली कोरोना से तो बच जाओ भैया। सो मम्मी बोली कोरोना से तो बच जाओ भैया, बीजेपी से नहीं बच पाऊने। और हमें वेद पस्तोर खोई की आगे कछु नहीं सुना। जय हो, जिंदाबाद। तालियां जरा घनीभूत कर लो। तुम एक उस स्वर को आवाज दूं, लेकिन एक शर्त है, साबिया असर साहब को सुनने के बाद आप जाना मत, क्योंकि हमारे पास 2 धमाकेदार रसगुल्ले बाकी हैं। आनंद नहीं आया तो मुझ पर जुर्माना कर देना। अब 4 मिसरे सुनना और फिर मोहब्बत की गज़लों की राजकुमारी को बुलाता हूँ। ये कहकर देखो ठीक हो तो ताली उठाना कि माल मांगो तो माल देते हैं। साबिया जी सुनना आपको अच्छा लगेगा। माल मांगो तो माल देते हैं, आई आफत को टाल देते हैं, और हम वो दीवाने हैं जो मोहब्बत में कोई मांगे तो कलेजा निकाल देते हैं। उठा लो सब लोग, बजाओ बिना किसी संकोच के बजाओ, हाथ उठा के। ऐसे नहीं, आप तो ऐसे बैठे जैसे मतलब उठावनी में आए हो, कोई बात है यार। सब लोग बजाइएगा एक बार। आए साबिया असर साहब। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। स्वागतम। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी, बहुत देर के बाद इन्होंने मेरा नंबर लगाया है। नहीं, रसगुल्ले बाद में ही खाए जाते हैं भाई साहब, रोटियां पहले। और काफ़ी बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या 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 कहे जा रहे हैं। कहीं रसगुल्ला कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, मोहब्बत की भी बात कर रहे हैं। मैं सतीश जी से इतना ही कहूँगी, उसके बाद में अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। सतीश जी सुनिएगा जी। कि इश्क का रोग मत लगाओ तुम, ये रोग लाइलाज होता है। इश्क का रोग मत लगाओ तुम, ये रोग लाइलाज होता है। और मैं जिस शहर से आई हूँ वहाँ आप जैसे पागलों का इलाज होता है। क्या बात है, स्वागत है दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है, तो जो प्रश्न उठाएगी तो मैं हल भी हो सकता हूँ, और पानी तुझे पिलाने वाला मैं नल भी हो सकता हूँ, और तुझे ढूंढते ढूंढते आया हूँ माट गांव तक। अगर मिलेगी मुझे साबिया पागल भी हो सकता हूँ। आप लोग समझ में नहीं आता कि किसकी तरफ से होके तालियां बजाते हैं। भाई पुरुष हैं तो मेरी तरफ होंगे, और आपकी तरफ होने का फायदा भी कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फायदा कराओगी तो आपकी तरफ। जरूरी नहीं है कि कोई फायदा हो। आप लोग अगर मुझसे चाहते कि मैं इनकी बात का जवाब दूं तो एक बार ताली बजा के मुझे इजाजत दीजिए।
देखिए जो कुछ भी ये कह रहा है, इनकी सूरत देखते जाइए और मेरी ये पंक्तियाँ मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि सूरत से ये आदमी नहीं अनाड़ी लगता है, सूरत से ये आदमी नहीं अनाड़ी लगता है, किसी कबाड़ी दुकान का कबाड़ा लगता है। बीच बाजार में बैठकर बजा रहा है डमरू, मुझे कभी नहीं भिखारी लगता है। मैं तो ये कहूँ कि बातें कड़वी अगर कहूँ तो मत सहिए, पात जरा सी आ जाओ तुम दूर जरा भी मत रहिए, और मान भले ही घटा दिया है तुमने आज हमारा जी, हम जी जाएं हमें बेकारी मत कहिए। बहुत कुछ बात कर रहे हैं, बेकारी मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो नहीं कीजिए। मैं इनसे क्या कहूँ, काफ़ी बातें ही मेरे लिए कर रहे हैं। मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, सुनिएगा सतीश जी, कि साहूकार हो तो बैंक से लोन क्यों मांगते हो, साहूकार हो तो बैंक से लोन क्यों मांगते हो, और खच्चर हो तो घोड़े की रेस में क्यों भागते हो, और साफ दिख रहे हैं कब्र की और तुम्हारे कदम, इस उम्र में जवानी को क्यों ताकते हो। मैं ये कहूँगा कि तूने चाहा नहीं, हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। ओहो मत करो, आपकी तरफ से अगर इजाज़त हो तो जवाब देती हूँ, ताली बजा के बताते रहोगे तो जवाब दूंगी, वरना बिल्कुल नहीं दूंगी। आपकी तरफ से मैं इनको एक जवाब समर्पित कर देती हूँ, सुनिएगा कि क्यों शब्दों के पत्थर फेंकते हो जनाब, क्यों शब्दों के पत्थर फेंकते हो जनाब, जाने कितनों के सर फूट जाएंगे, और अगर मेरे चाहने वाले उठ खड़े हुए तो आपके पसीने छूट जाएंगे। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, और तुम्हारा हाथ थामूं तो जमाना रूठ जाता है, और मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान लगती है, मगर इसको निभाने में पसीना छूट जाता है। देखो मेरा तो ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि इनकी तरफ मोहब्बत की तरफ से ज़रा भी देखूं, क्योंकि ये कहाँ मैं इनकी तरफ मोहब्बत की नज़र से नहीं देख सकती। लेकिन खैर इतना ही कहना चाहूँगी कि अंतिम दिया है झिलमिला रहा है, आहा, अंतिम दिया है झिलमिला रहा है, इस उम्र में भी मोहब्बत के फूल खिला रहा है, और अजब ज़माना गया है दोस्तों, एक लंगूर होके शेरनी से नजरें मिला रहा है। वाह क्या बात कही है, बहुत बहुत भैया, पूरी तैयारी, कसम से कागज पे एक एक जुमला लिख कर लाए। आज देखिए मैं ये कहूंगा कि जो सोने से मूल्यवान हो उसे नगीना कहते हैं। अबे क्या बात नहीं है, देखो बात वो नहीं होती, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ बगैर कागज के, बगैर किसी उसके, और इनको जो सोने से मूल्यवान हो उसे नगीना कहते हैं, और भू पर उल्टी गंग बहा दे उसे पसीना कहते हैं, और यूं तो लाखों फुगरियां अपने मन में रूपवती, संतों का ईमान डिगाते उसे हसीना कहते हैं। देखो फिर आखिरी जवाब दे देती हूँ, और उसके बाद चाहती हूँ कि काव्य पाठ करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक जवाब और इनको समर्पित करती हूँ, सुनेगा। चाहे चलती रहे तलवार, चाहे चलती रहे तलवार, आरा रब्बा बना बाबा, सच कहूँगी मैं हर बात, आरा रब्बा बना बाबा, चलते फिरते को टोकते हैं औकात मैं इनकी जानती हूँ, मैं खूब इन्हें पहचानती हूँ, है टीवी के बीमार। मैं ये कहूँगा टीबी का बीमार माने बूढ़ा आदमी, तो इतना ही कहेंगे कि छेड़खानी मत करो हम बड़े बूढ़ों से, हम अब भी सुपारी फोड़ देंगे चिकने मजदूरों से। एक और ऐसे ही करते रहो, एक और करके। देखिए काफ़ी बातें ही कर रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं जवाब दूंगी, नहीं तो मैं सीधे सीधे अपने गीतों गज़लों से जोड़ना शुरू कर दूंगी। क्या चाहते हो वो बताओ मुझे। देखिए जो हाँ बस आखिरी जवाब दे देती हूँ, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं काव्य पाठ करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत मस्ती में बैठे हुए हैं, मुझे पता है, ये जो कुछ भी कह रहे हैं, तो मैं फिर इनको एक जवाब दे देती हूँ, और उसके बाद चाहती हूँ काव्य पाठ करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा।
जो कुछ भी बोल रहे हैं तो सुनिएगा कि हाँ ये बेवजह कर रहे शोर है, हाँ ये बेवजह कर रहे शोर हैं, वकील हैं पर मुकदमा कमज़ोर है, वकील हैं पर मुकदमा कमज़ोर है, पढ़े लिखे हैं ज़रूर पर इनको इतना भी नहीं पता कि ये जो सामने खड़ी हुई है इसका मालिक कोई और है। वाह, मैं ये कहूँगा आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, और कश्ती के मुसाफिर ने समंदर, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं इसने मुझे छूकर नहीं देखा। क्या लगता है तुम विधाता के हाथों की भूल हो, क्या लगता है तुम विधाता के हाथों की भूल हो, गुलाब होने का भरम है तुम्हें पर वास्तव में तुम धतूरे का फूल हो। वाह, इसलिए मैं नहीं अब क्या मार दो जब से यही लगे हुए। मैंने ये कहा तुम जो पीड़ा दोगी हम उसको सहेंगे, अगर मांग रख दो तो उसको भरेंगे, और अगर राधिका बन के चली जाओ नजदीक, कन्हैया है हम रास लीला करेंगे। सुनिएगा मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, सुनिएगा कि तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, कैसा है देश कैसा बनाने में लगे हो, एक वो भी कन्हैया थे एक तुम हो कन्हैया, एक वो भी कन्हैया थे एक तुम हो कन्हैया, क्यों नाम कन्हैया कड़वाने में लगे हो, क्यों नाम कन्हैया कड़वाने में लगे हो। देखो वैसे तो तुम्हें यहाँ हर आदमी भैया दिखाई देता है, लेकिन हमसे पूछो हर आदमी में कन्हैया दिखाई देता है। देखो मैंने किसी का नहीं कहा, जो कुछ कह रही हूँ मैं इनसे कह रही हूँ, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेमी हैं, बहुत मोहब्बत ये सब कन्हैया के प्रेमी और हैं। मैंने कब कहा कि ये किसी और के प्रेमी हैं? नहीं आपके भी हो सकते हैं, वैसे घास तो डालो। देखिए कैसी बात कर रहे हैं ये देखो इनके खुद के लक्षण खराब है तो एक दूसरे पे तोहमत लगाए जा रहे हैं, लेकिन खैर ठीक है। मैं इनको फिर एक आखिरी आप ताली बजा के बताओ तो जवाब देती हूँ, वरना मैं नहीं चाहती कि फालतू कुछ करूँ। सुनिएगा जो कुछ इन्होंने कहा है तो मैं एक जवाब और हाजिर कर देती हूँ, सुनिएगा कि अगर मैं तुमको देखूं तो जमाना रूठ जाता है, अगर मैं तुमको देखूं तो जमाना रूठ जाता है, अगर मैं तुमको देखूं तो जमाना रूठ जाता है, नए पाने के चक्कर में पुराना छूट जाता है। देखो दोस्तों, हमने यूं कहा कि भरी हो भीड़, उसमें भी ये लाठी टेक लेते हैं, और भले चश्मा मिले टूटा मगर ये देख लेते हैं, और बड़े बूढ़ों से मत मिलजो अजब तासीर है अपनी, पड़ोसन के तवे पे भी पराठे सेक लेते हैं। देखिए काफ़ी ये माहौल जो है ऐसा ही लगा रहा है, देखिए मुझे लगता है कि इनको थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें इनसे करना पड़ेंगे, उसके बाद ये खामोशी अख्तियार करेंगे, वरना ये मुझे कुछ पढ़ने नहीं देंगे। मैं फिर 4 पंक्तियाँ इनको समर्पित करती हूँ कि हाँ मैं तुमसे प्यार भी करूँगी, मोहब्बत का इजहार भी करूँगी, हाँ मैं तुमसे प्यार भी करूँगी, मोहब्बत का इजहार भी करूँगी, रक्षाबंधन के दिन घर आना भैया, मैं तुम्हारा इंतज़ार भी करूँगी। देखो जो मोहब्बत के रिश्ते निभाता है वो होली के दिन ही आता है। देखो हम कह रहे हैं जिसके आदतें खुद की ख़राब हो वो उनके बदल नहीं सकता वो आदमी। मैं इनको फिर आखिरी चीज़ समर्पित कर ही देती हूँ, क्योंकि ये चुपचाप नहीं बैठ रहा है। मुझसे पहले मेरी बहन भी यहाँ काव्य पाठ कर रही थी, उनसे भी ये वार्तालाप कर रहे थे, और अब मैं आई हूँ तो मुझसे भी ये कह रहे हैं, तो मैं इनको
इनके तो पूरा माजरा ही ख़राब है, वो तो बेफिक्र रहो। लेकिन सुनो, मैं जो कुछ भी इन्होंने भी हम दोनों के साथ किया है तो मैं एक जवाब दिए देती हूँ, सुनिएगा। कि हवाएं खुद नहीं चलती, खुदा चलाता है। हवाएं खुद नहीं चलती, खुदा चलाता है। और पराई नारियों के बारे में हर कुछ बोलने वाले, सुना है कि तेरी दुकान कोई और चलाता है। प्यार है दिल में, मुझको जरा बताती तो, और मेरे घर तक मुझसे मिलने आती तो, और बन के कन्हैया सारे रिश्ते निभा देंगे हम, अगर सुदामा बन के घर तक आती तो। हाँ, अब बहुत अच्छे इन्होंने जुमले इस्तेमाल करे हैं। मैं भी इस तरीके की बहुत प्यार मोहब्बत भरी पंक्तियाँ इनको समर्पित कर देती हूँ, और उसके बाद में काव्य पाठ जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है मैं वो हाजिर करती हूँ। इन्होंने जो कुछ भी मुझसे कहा है तो बहुत अच्छे शेर उनको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना, आप ये इबादत संभाल कर रखना। दिल में उल्फत संभाल कर रखना, आप ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाल कर रखते हैं, आप हमारी मोहब्बत संभाल कर रखना। वाह, ये मुलाकातें संभाल के रखना, घात प्रतिघातें संभाल के रखना, रात को 12 बजे काम आएंगी, मेरी बातें संभाल के रखना। मुझे इनकी कोई बातें संभाल के रखनी है, आप लोग संभाल के रखना जो कुछ इन्होंने कहा है, क्योंकि ये 12 बजे के बाद इनका तो माजरे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आप लोग अपने माजरे ख़राब बिल्कुल नहीं करना। जो आदमी खुद बिगड़ा हुआ हो, जाहिर सी बात है कि दूसरों को बिगाड़ ही देता है। और देखिएगा, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में हाजिर करती हूँ, सुनेगा। स्वागत है। ये वादा करती हूँ, अच्छा सुनोगे तो अच्छा सुना के जाऊँगी, जैसा चाहते हैं वैसे सुनाते नहीं, वो तो रहोगे। खूबसूरती बता रही है कि आप अच्छा ही सुनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिएगा, शायरी से जोड़ती हूँ जी। कि बीती हुई बात सुनिएगा कि पत्ती पत्ती गुलाब हो जाए, आहा, उम्र पर भी शबाब आ जाए। क्या कहने। पत्ती पत्ती गुलाब हो जाए, उम्र पर भी शबाब आ जाए, और डाल दूं जो मस्त नजर इस महफिल में। क्या कहने। डाल दूं जो मस्त नजर इस महफिल में, सारा पानी शराब हो जाए। क्या गजब है। ऐसे वो करके मत सुनना। हमारे शायर ने यूं कहा कि पाँव नदी में तेरे कमल मुस्काना भूल गए, लोग हमारी महफिल में भी आना भूल गए, और मदिर मदिर नैनों से जिसको तुमने देख लिया, बड़े बड़े पीने वाले मैं खाना भूल गए। सतीश जी जो ना फुल मूड में है, पता नहीं ये क्या करे। हाँ, देखिए इधर इनकी तो हालत ही खराब हुई जा रही है यहाँ पर। खराब तो नहीं है? अब ये देखो, ये इसी तरीके से भटकते रहते हैं जगह जगह। बस ये है कि ये यहाँ का संचालन कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं। ये यहाँ घूम रहे हैं, इनके घर कोई और घूम रहा होगा। देखो, संचालन पे आरोप मत लगाओ, रिश्ते मुझसे आप निभा कर देखो तो, पास हमारे तुम भी आकर देखो तो, घर का संचालन कितना अच्छा करते हैं, अपने घर का आप करा के देखो तो। देखो, तैराक नहीं हो तुम प्यारे, कहता है ये दरिया का पानी। तैराक नहीं हो तुम प्यारे, कहता है दरिया का पानी। जाओगे तो डूब जाओगे, मत जाना गहराई में। ओए गजब है। और सुनिएगा, मैं अब पंक्तियाँ आपके बीच में हाजिर करती हूँ, और बस मुझे मेरी पंक्तियों पे तालियां बजाते रहना, मैं पंक्तियाँ आगे बढ़ाती रहूँगी। सुनिएगा। स्वागत है। कि सुनो जी, यूं नहीं जी, यूं नहीं, कुछ मुस्कुरा कर दो। बहुत अच्छे। अगर दिल दे रहे हो तुम, हथेली पर सजा कर दो। बहुत शोहरत सुनी, चर्चे सुने हैं आपके मैंने, मगर मुझको यकीन लोगों जरा ताली बजा कर दो। जिंदाबाद।